Bismillahirrahmanirrahim. We are back with in the same topic. जो कल हमने टॉपिक कवर किया था डैट फॉर डिजिटल मॉड्यूलेशन, तो जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिव्यू, बेसिकली डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम करते ये हैं कि एक एनालॉग कैरियर को लेके उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज़, इन तीनों पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर चेंज करते हैं, बट ये पैरामीटर भी रैंडमली चेंज नहीं किया जाता। बेसिकली इसको भी इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग डेटा वेरी किया जाता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन के दरमियान जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि दोनों केसेस में कैरियर जो है वो एक परफेक्टली एनालॉग साइनसॉइड होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, तो एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन में डिफरेंस ये है कि जो मॉड्यूलेटिंग डेटा है वो एनालॉग के केस में एनालॉग डाटा होता है और डिजिटल मॉड्यूलेशन के केस में डिजिटल डाटा होता है। उसमें हमने फिर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग देखी थी, फेज शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग देखी थी, और उसके बाद हमने फेज शिफ्ट कीइंग देखी थी। और फेज शिफ्ट कीइंग में जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो QPSK का था। तो बेसिकली जब हमारे पास मल्टीपल बिट्स को हम ग्रुप करते हैं और उनको एज सिंबल ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, अगर हम दो बिट्स की बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, उसमें हम ये कर रहे थे कि हम बजाय 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट करने के हम दो बिट्स के ग्रुप करते थे, और हर ग्रुप को बेसिकली अगर मैं 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मेरे पास 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उन 4 कॉम्बिनेशन को मैं 4 डिफरेंट फेजेस असाइन करूँगा, और 4 डिफरेंट फेजेस असाइन करने के बाद बेसिकली जब भी मुझे एक स्पेसिफिक फेज मिलेगा उसको मैं डिकोड करूँगा, तो आई विल नॉट गेट 1 बिट बट एक्चुअली 2 बिट्स। तो जब भी मुझे 45 डिग्रीज मिल रही है तो इसका मतलब है कि मेरे पास बिट 00 है। अगर मुझे कैरियर के या फेज 135 के आसपास मिल रहा है तो दैट वुड बी 10। अगर -135 के आसपास मिल रहा है दैट वुड बी 01, और -45 के आसपास मिल रहा है तो दैट वुड बी 11। तो इस पर्सपेक्टिव से हम क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग कर रहे थे। और हमने ये भी बात की थी कि हम डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स को कंबाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हम PSK का वेरिएंट देखेंगे दैट वुड बी 8 PSK, जहाँ पे हम 2 बिट्स को ग्रुप करने की बजाय हम 3 बिट्स को ग्रुप करेंगे। बट बिफोर वी गो फॉर द 8 PSK वी हैव टू सी व्हाट द ग्रे कोडिंग इज। आई होप ग्रे कोडिंग का नाम आपने DLD में या एक दो और सब्जेक्ट्स में सुना होगा, बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिव्यू हम यहाँ पे किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इस पूरे की पूरी सिचुएशन को देखें तो मेरे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। 1 इज़ 00, दिस इज़ 10, दिस इज़ 01 एंड दिस इज़ 11, और इनके अपने एक स्पेसिफिक फेज हैं सबके। तो हमने डिसीजन रीजन और डिसीजन बाउंड्रीज की बात की थी कल। तो अब चूँकि हम जब भी ट्रांसमिशन करेंगे तो चैनल में नॉइज़ भी है, चैनल के अंदर इंटरफेरेंस भी है, चैनल के अंदर और बहुत से फिजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो डाटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके अंदर एरर डेफिनेटली जनरेट होगा। ये आइडियल कंडीशन होती है कि आपके पास डाटा जैसा ट्रांसमिट किया वैसे ही मिल जाए। प्रैक्टिकली कभी भी आपको 100% डाटा वो नहीं मिलेगा। सो लेट्स से कि आपका चैनल कुछ ख़राब था, जिसकी वजह से आपने ओरिजिनल जब सिंबल ट्रांसमिट किया था वो 00 ट्रांसमिट किया था। वो आपने ट्रांसमिट इस तरह से किया कि आपने कैरियर का फेज़ 45 डिग्री रखा, एम्पलीट्यूड सेम रखा, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, और सिर्फ फेज़ 45 डिग्रीज पे ले गए। सो आइडियली रिसीवर पे भी ये फेज़ 45 डिग्री ही रिसीव होना चाहिए, बट एज्यूम ये करेंगे चैनल में नॉइज़ इतना था कि ये 45 डिग्री का फेज़ जब यहाँ पहुँचा तो ये डिटेक्ट हुआ एज 91 डिग्रीज़ और 92 डिग्रीज़। और आप ये कह, तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो बेसिकली ये 45 डिग्री का फेज़ जो है इसके अंदर जब फेज़ नॉइज़ ऐड हुआ तो यहाँ पे ये 91, 92 और 93 और एनी अदर वैल्यू ये डिटेक्ट हो सकते हैं, और ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डिसीजन रीजन देखूं तो मुझे जब तक डिसीजन रीजन ये मिलेगा, जब तक मेरे पास सिग्नल का फेज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा तो मैं हमेशा सिंबल 1 ही ट्रीट करूंगा इसको। लेकिन अगर मैंने ओरिजिनली सिंबल 1 ट्रांसमिट किया था, 00 ट्रांसमिट किया था, और मुझे फेज़ मिल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में बिकॉज ऑफ नॉइज़, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, तो मुझे जो भी फेज़ यहाँ पे मिलेगा आई वुड लाइक टू कॉल इट 10, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो डिसीजन रीजन है जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिस्पॉन्ड करता है 10 कॉम्बिनेशन से। तो इसका ये मतलब है कि इन केस ऑफ एरर ये 00 की बजाय डिटेक्ट होगा 10। तो इसका मतलब है
अगर आप इन दो को देखें तो ये 0 0 है और ये 1 0 है। इसका मतलब है ये वाला ज़ीरो एज इट इज़ है, लेकिन अगर ये एरर होगा तो ये वाला ज़ीरो चेंज हो जाएगा 1 में, जो कि गलत है। तो इसका मतलब है अगर मेरा सिंबल इस जगह की बजाय इस क्वाड्रेंट में डिटेक्ट होता है तो आई एम गोइंग टू मेक 1 बिट एरर, मेरी 1 बिट ख़राब होगी। इसी तरह अगर मैं इन दो की बात कर लूँ कि अगर मुझे 1 1 मैंने ट्रांसमिट किया था और मुझे 0 1 वाला फेज रिसीव हुआ है, तो अगेन यहाँ पे जो 1 बिट है वो चेंज हो जाएगी 0 में। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ आने में या 0 से 0 1 को 1 1 बनने में या 1 1 को 0 1 बनने में 1 बिट का एरर होगा। तो 0 0 से 1 0 या 1 0 से 0 0 जाने में भी 1 बिट का एरर है, 1 1 से 0 1 जाने में या 0 1 से 1 1 जाने में भी 1 बिट का एरर है। लेकिन अगर आप 0 0 और 1 1 को कंपेयर करें तो जैसे ये पॉसिबिलिटी है कि इस सिग्नल का फेज 91 या 92 डिटेक्ट हो सकता है, इसी तरह ये पॉसिबिलिटी भी इक्वली लाइकली है कि ये 0 की बजाय -359 या -340 या कोई ऐसा फेज आ जाए इसका जो कि आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कोई फेज आएगा तो आई विल डेफिनेटली डिटेक्ट 1 1, क्योंकि फेज 1 1 से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर मैं इस केस में देखूं तो 0 0 से 1 1 आने में दोनों की दोनों बिट्स इन्वर्ट हो गई हैं, दोनों 0 जो हैं वो दोनों 1 बन गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ अगर एरर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाऊँगा तो मेरे पास 2 बिट्स का एरर आएगा। इसी तरह आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को देखें तो 1 0 अगर चेंज होता है 0 1 में तो जो 1 है वो 0 में चेंज हो गया और जो 0 है वो 1 में चेंज हो गया। इसका मतलब है दोनों की दोनों बिट्स चेंज हो गई। एंड सेम गो ट्रू फॉर द रिवर्स केस कि जब मैं 0 1 को चेंज करूँगा 1 0 में। तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि मेरे पास 4 केसेस हैं एरर के। 2 केसेस ऐसे हैं जो 0 0 से 1 0 वाले पेयर में जब भी कोई एरर आएगा तो यहाँ पे 1 बिट का आएगा। इसी तरह 1 1 और 0 1 वाले पेयर में जब भी एरर आएगा वो 1 बिट का आएगा। लेकिन जब 0 0 1 1 और 1 0 और 0 1 का एरर आएगा तो ये 2 बिट्स का एरर आएगा। तो इसका मतलब है कि 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मेरे पास 2 बिट का एरर आ रहा है। सो आई जस्ट वांट टू मिनिमाइज द एरर, जो कि हमेशा हमारी कोशिश होती है। तो 1 बिट का एरर तो मैं रिड्यूस कर नहीं सकता, उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे अपने सिग्नल को बेहतर बनाना पड़ेगा, चैनल में नॉइज़ को सप्रेस करना पड़ेगा, वो जो कुछ भी करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू गो फॉर सम टेक्निक कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो 2 बिट का एरर आ रहा है इस केस में या इस केस में ये किसी तरह रिड्यूस होकर 1 बिट पे आ जाए। तो सिचुएशन ये होगी कि मैं करूँगा ये कि मैं कोई ऐसी टेक्निक लगाऊं कि चाहे मैं 0 0 से 1 0 पे जाऊं, चाहे मैं 1 0 से 0 1 पे आऊं, चाहे मैं 0 1 से 1 1 पे जाऊं, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर दूसरी जगह पे स्विच हो तो मेरे पास कभी भी 1 बिट से ज़्यादा का एरर नहीं आए। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं एक काम करूं कि मैं कोड कर दूं इनको 0 0 1 0 0 1 और 1 1 को इस तरीके से प्लेस कर दूं कि मेरे पास हमेशा एरर 1 बिट से ज़्यादा का ना आए। तो मैं एक काम ही कर सकता हूं कि मैं ये जो 1 1 मैंने यहाँ क्वाड्रेंट 4 में असाइन किया हुआ है, मैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट वाले 1 1 को ले जाऊं इस 0 1 की जगह और 0 1 वाले को उठा के ले आऊँ 1 1 वाली जगह। तो एज्यूम ये करें अभी आप कि आपके पास लेट मी पुट समथिंग हियर, सो लेट्स से मैंने बजाय 1 1 को यहाँ प्लेस करने के मैं 1 1 को थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस कर दिया और बजाय 0 1 को थर्ड क्वाड्रेंट प्लेस करने के मैंने 0 1 को फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस कर दी, जो कि रेड में मार्क हुए हैं। तो अब अगर आप देखें सिचुएशन, तो अगर मैं 0 0 से 1 0 पे जाता तो यहाँ भी 1 बिट का एरर है, इसी तरह यहाँ से अगर यहाँ तो तब भी 1 बिट का एरर है। तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी वो ये थी। तो अब अगर मैं 0 0 की बजाय मैं डिटेक्ट करता हूँ 0 1, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो बिट है 0 बिट ये अपनी जगह पे एज इट इज रहेगी, सिर्फ ये जो दूसरी बिट है 0
ये चेंज हो जाएगी 1 में। इसका मतलब है यहाँ पे बिट नंबर ऑफ बिट जो एरर में आई हैं वो 1 है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए अगर 1011 डिटेक्ट होता है या 1110 डिटेक्ट होता है तो ये पहला 1 है, ये एज इट इज ही रहेगा, और ये जो दूसरा 0 है ये बेसिकली चेंज होगा, या ये जो 1 है ये यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं जो कॉम्बिनेशन की असाइनमेंट है उसको चेंज कर दूं तो देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी कि मैं किसी भी एरर के केस में एक बिट के एरर से एक्सीड नहीं करूंगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रे कोडिंग, कि जब आप सिंबल्स की कोऑर्डिनेट प्लेसिंग इस तरह से करोगे कि इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एरर कभी भी बिट एरर एक बिट से ज़्यादा पे नहीं जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रे कोडेड QPS के अगर आप कॉम्बिनेशन की असाइनमेंट्स इस तरह से करते हो कि आपके पास जो फाइन एरर के केस में कहीं पे भी आपके पास कभी भी एक बिट से ज़्यादा का एरर ना आए। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वेरिएंट ऑफ फेज शिफ्ट कीइंग एंड दैट इज़ 8PSK। तो अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि इन 8PSK मैं बजाय 2 बिट्स को ग्रुप करने के मैं अपने पूरी डेटा स्ट्रीम में 3 बिट्स को ग्रुप करता हूँ। तो अगर मैं 3 बिट्स को ग्रुप करूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो विच आर लिस्टेड हेयर, ये आपको पहले से पता है, DLD और हम डिजिटल सर्किट में करते आए हैं। तो इफ़ यू वांट टू हैव 8 यूनिक कॉम्बिनेशन यू नीड एटलीस्ट 3 बिट्स। तो आपके पास 8 बिट्स 8 कॉम्बिनेशन है। तो मैं हर कॉम्बिनेशन को कह दूंगा कि दिस इज सिंबल, तो दिस इज बेसिकली सिंबल नंबर 1, दिस इज सिंबल नंबर 2, this is symbol number 3, this one, and this is symbol number 4 and so on up till symbol number 8। तो मेरे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 3 बिट्स के। तो मैं उनको अब अगर फेज असाइन करूँगा तो मैं 0 डिग्री इसको असाइन कर सकता हूँ, और चूँकि मेरे पास टोटल जो फेज़ है वो 360 डिग्री है, और अगर मैं 360 डिग्रीज को डिवाइड करूँ इक्वली 8 कॉम्बिनेशन पे तो 360 डिवाइड बाई 8 वुड गिव मी हाउ मच। पहले कॉम्बिनेशन है, पहले हम 45, अगर आप देखें तो अब आपके पास इन दो के दरमियान 45 का गैप है, इन दो के दरमियान भी 45 का गैप है, इन दो के दरमियान भी 45 का गैप है, इन दो के दरमियान 45 का गैप है। तो 360 डिवाइड बाई 8 विल गिव यू 45 डिग्रीज। इसका मतलब है कि हर दो कंसेक्यूटिव सिंबल के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा दैट वुड बी 45 डिग्रीज। तो अगर आप पहले कॉम्बिनेशन को 0 डिग्रीज असाइन करते हैं जो कि 0 0 0 है यहाँ पे, तो 0 0 1 को आपको असाइन करना पड़ेगा 45 डिग्रीज, और जब आप थर्ड की बात करें 0 1 0 को तो उसको असाइन करेंगे 90 डिग्रीज, ये असाइन करेंगे 135 डिग्रीज, दिस वुड बी 180 डिग्रीज एंड दिस वुड बी 225 डिग्रीज एंड सो ऑन। तो बेसिकली दो कंसेक्यूटिव सिंबल्स के दरमियान 45 डिग्री का शिफ्ट होगा। तो अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे आप डिसीजन रीजन और डिसीजन बाउंड्री बना के दें तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ इट। ships सो ड्राइंग शायद इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली आपके पास 22.5 डिग्री जो है वो बनेगा इसका डिसीजन रीजन। इसी तरह अगर मैं दूसरी तरफ भी इसको लेके चलूँ तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। तो समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास 45 डिग्रीज का डिसीजन रीजन होगा जिसमें 22.5 जो है वो अपर साइड पे होंगे, 22.5 लोअर साइड पे। इसका मतलब है कि अगर मैं डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करूं फॉर सिंबल नंबर 1 तो इट वुड बी 0 से 22.5 ऊपर होगा और 0 to -225 नीचे होगा। सो ओवरऑल अगर मैं 22.5 ये वाला और 22.5 ये वाला ऐड करूं तो दैट विल गिव मी द 45 डिग्रीज। तो ओवरऑल डिसीजन रीजन 8PSK में बेसिकली 45 डिग्रीज का बनेगा, और सेम इज ट्रू फॉर ऑल द अदर कॉम्बिनेशन। तो जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इन सब कॉम्बिनेशन में बेसिकली मैं डिसीजन रीजन और डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करता हूँ जस्ट लाइक दिस, जिस तरह मैंने 0 0 0 और 0 0 1 के दरमियान ड्रॉ की और 0 0 0 और 0 0 1 0 0 के दरमियान ड्रॉ की है। तो 8PSK में हम ये काम कर सकते हैं। नाउ आपका टास्क ये है इससे रिलेटेड
कि 8 PSK जो हमने देखा दैट इज़ अ सिंपल केस, लेकिन ग्रे कोडेड 8 PSK भी एग्जिस्ट करती है। तो आपने करना ये है कि आपने फिगर आउट करना है कि अगर आपको कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनानी पड़े ग्रे कोडेड 8 PSK की तो वो किस तरह से ड्रॉ होगी। तो ये आपका होमवर्क है जो आपने देखना है कि ग्रे कोडेड 8 PSK किस तरह से ड्रॉ होगी। आइडिया वहाँ पे भी सेम रहेगा कि आपके पास कोई भी बिट एरर हो, विच मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन डिफरेंट जगह पे डिटेक्ट हो तो एक बिट से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जितने नंबर ऑफ सिंबल आप बढ़ाते जाएंगे ग्रे कोडिंग करनी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। तो इस पर्सपेक्टिव से यू नीड टू वर्क इट आउट। एटलीस्ट 8 PSK की ग्रे कोडिंग आपको आनी चाहिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एक और चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेट मी डिलीट दिस वन। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिसीजन रीजन बेसिकली 45 90 डिग्री का था, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास डिसीजन रीजन बेसिकली 45 डिग्रीज़ का है। तो अगर मैं 360 डिग्रीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ 4 इक्वल फेजेस में, और अगर मैं 360 डिग्री को डिवाइड कर रहा हूँ 8 इक्वल फेजेस में, तो डेफिनेटली मेरे सिंबल ज़्यादा क्लोज हैं 8 PSK केस में। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अमाउंट ऑफ नॉइज़ के परस्पेक्टिव से 8 PSK और 4 PSK को कंपेयर करूँ तो 4 PSK में नॉइज़ इम्यूनिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ को एक ज़्यादा फेज जनरेट करना पड़ेगा टू मेक एन एरर। लेकिन 8 PSK में चूँकि मेरे पास सिंबल क्लोजली पैक्ड हैं तो इसलिए हाफ ऑफ एरर जो कि मैं 4 PSK में अफोर्ड कर सकता था 8 PSK में वही हाफ ऑफ उसका हाफ भी आएगा, तो मेरे पास सिंबल एरर में डिटेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आप जितना कॉन्स्टलेशन का साइज बढ़ाते जाएंगे उतने फेजेस या सिंबल एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, और जितने सिंबल्स करीब आएंगे चांसेस ऑफ एरर उतना इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान गैप कम होता जाएगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर आप 8 PSK की बात करें तो आपके पास एक फेज़ के साथ 3 बिट्स एसोसिएटेड हैं, और अगर आप 4 PSK को देखें तो आपके पास एक फेज़ के साथ 2 बिट्स एसोसिएटेड हैं। इसका ये मतलब है कि आप जितनी हायर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन पे जाते जाएंगे चांसेस ऑफ एरर बेशक इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन उसका एडवांटेज हमें ये होगा कि हम बिट रेट या डाटा रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि पहले अगर एक फेज़ हमें 2 बिट्स लेता था तो अब उसी फेज़ के मीनिंग में हमने लेट सपोज एक फेज़ की वैल्यू जो है वो हमें 3 बिट्स बताएगी। तो इसका मतलब है कि हायर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन पे आप जाते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका डाटा रेट इंक्रीज होता जाएगा, और प्रैक्टिकली किया भी ये जाता है कि हायर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन ही यूज़ की जाती हैं। लेकिन हायर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन यूज़ करने की वजह से जो एरर आते हैं, बिट एरर ज़्यादा होता है, उसको कैटर करने के लिए चैनल कोडिंग और सोर्स कोडिंग और इस तरह की बहुत सी इम्प्रूव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसकी बेसिस पे हम जो एरर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बट चूँकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के स्कोप में वो चैनल कोडिंग टेक्निक्स नहीं है तो हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इससे पहले हमने ये बात की थी कि हम जब भी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, चाहे एनालॉग चाहे डिजिटल, तो हम हमेशा एक पैरामीटर को चेंज कर रहे थे विद वन एक्सेप्शन। और मैंने आपको ये बताया था कि एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हम एक की बजाय 2 पैरामीटर को चेंज करेंगे, एंड दैट एक्सेप्शन इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम करते ये हैं कि हम एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को वेरी करते हैं सिमुल्टेनियसली, और जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉन्स्टलेशन है वो हमारे पास 8 क्वाम है। तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, उनको मैंने 8 डिफरेंट फेजेस और एम्पलीट्यूड ऐड कर एलोकेट करने हैं, तो अगर मैं क्वाम यूज़ कर रहा हूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो लेट्स से मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन को मैं 45 डिग्री असाइन करता हूँ और इसको मैं एक सर्टन एम्पलीट्यूड ए ऐड दे देता हूँ। इसी तरह मैं दूसरे सिंबल को फेज़ वही असाइन करता हूँ लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा असाइन कर देता हूँ। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँगा यहाँ पे मैं 135 डिग्रीज इन दोनों को असाइन कर दूंगा, लेकिन इन दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। एंड सेम गोज ट्रू फॉर दिस वन कि इन दोनों का फेज सेम होगा लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, इन दोनों का फेज सेम होगा लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। सो व्हेन आई विल रिसीव एनी ऑफ दीज सिंबल्स एट द रिसीवर, सो लेट्स सपोज मैंने 110 ट्रांसमिट किया था 45 डिग्री के साथ और एम्पलीट्यूड ए के साथ। तो अब अगर मुझे जब रिसीव हुआ तो मैं पहले अगर फेज़ चेक करूँगा तो फेज़ वुड भी 45 डिग्रीज। अब अगर
फेज़ 45 डिग्री, अगर मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि इन 4 पॉसिबल फेजेस में से कौन सा फेज़ है, तो लेट्स से मुझे मिल गया कि फेज़ 45 डिग्री था। इसका मतलब है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आर नॉट रेलिवेंट हेयर। मेरे जो पॉसिबल डाटा है दैट वुड बी ईदर 110 और 111। तो अब इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं एम्पलीट्यूड चेक करूंगा। अगर एम्पलीट्यूड मेरा ए के बराबर है तो इट मींस आई हैव ट्रांसमिटेड 110, सो 45 डिग्रीज विद एम्पलीट्यूड ए इज़ 110। और अगर 45 डिग्रीज विद एम्पलीट्यूड लेट्स सपोज ग्रेटर देन ए है, या 2a कह लें, 3k कह लें, तो एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा तो इसका मतलब है 111 ट्रांसमिट किया था। इसी तरह बाकी कोऑर्डिनेट्स में भी आप जा सकते हैं कि मैं कोई भी, जब भी मेरे पास रिसीवर पे कोई सिंबल या मेरे पास कैरियर बेसिकली मॉड्यूलेटेड कैरियर जब आएगा, मैं उसका फेज और एम्पलीट्यूड चेक करूंगा तो मैं इन 8 में से कोई एक सिंबल पे डेफिनेटली लैंड करूंगा। तो लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मुझे जो रिसीव हुई चीज़ वो 135 डिग्रीज थी उसका फेज। तो अब जब मैं सबसे पहले मैंने फेज चेक किया तो मुझे पता चला कि जी 135 डिग्रीज हैं, तो मैं फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट को निगलेक्ट कर दूंगा। नाउ मैं पॉसिबल ऑप्शंस आर इन दिस 135 इसके साथ है, तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है विद 135 डिग्रीज तो मैं कहूँगा दिस इज 100। और अगर इसका एम्पलीट्यूड लेट सपोज 2a या 3a जो ज़्यादा एम्पलीट्यूड है वो फिर 101 है मेरे पास। तो ओवरऑल सिचुएशन इस तरह से होगी। तो अगर आप देखें तो ये एक वाइड मॉड्यूलेशन स्कीम है जिसके अंदर हम एम्पलीट्यूड भी चेंज कर रहे हैं और फेज भी चेंज कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता दूँ, जब हम ये कहते हैं कि एम्पलीट्यूड और फेज सिमल्टेनियसली चेंज कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर सिंबल के लिए फेज भी डिफरेंट होगा और एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है कि इस पूरी कॉन्स्टलेशन में कुछ जगहों पे फेज चेंज भी हो रहा होगा और कुछ जगहों पे एम्पलीट्यूड चेंज भी होगा जो किसी और कॉन्स्टलेशन में नहीं है। अगर आप 8 PSK में देखें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड सबका सेम है लेकिन इनका फेज सबका डिफरेंट है। तो मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो इट वुड बी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दो के लिए फेज सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इन दो के लिए फेज सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इन दो के लिए फेज सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, इन दो के लिए फेज सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। इसी तरह इन चारों को अगर आप देखेंगे, इन चारों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फेज इन चारों का डिफरेंट होगा। इसी तरह इन चारों का एम्पलीट्यूड सेम होगा लेकिन फेज डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड भी हम कुछ केसेस में चेंज कर रहे हैं, कुछ केसेस में फेज भी चेंज करें। तो सिमल्टेनियसली चेंज करने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टलेशन, ओवरऑल कॉन्स्टलेशन की बात हो रही है, नॉट दैट कि हम इसको डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं कि मतलब हर केस में हम एम्पलीट्यूड और फेज दोनों नहीं चेंज करेंगे। कुछ केसेस में फेज चेंज करेंगे, कुछ केसेस में एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे। अगर मैं इससे हायर ऑर्डर क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कॉन्स्टलेशन पे जाऊँ तो वो 16 क्वाम है। इसका मतलब है कि 4 सिंबल मुझे एक क्वाड्रेंट में चाहिए, तो मैं इनको प्लेस करूँगा लाइक दिस, 4 सिंबल्स हेयर, 4 सिंबल्स हेयर, 4 हेयर एंड 4 हेयर। और इसके लिए स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल दिस वुड बी 45 डिग्रीज, ये दोनों के दोनों 45 डिग्रीज पे होंगे। इन दो के लेट सपोज ये 22.5 डिग्री होगा और ये 45 प्लस 22.5 वुड बी मैं थिंक 67.5। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं इन दोनों को सेम एंगल एलोकेट करूँगा लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा इसका, और इसका एम्पलीट्यूड सेम होगा लेकिन इसका एंगल डिफरेंट होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं 16 क्वाम में इस सारी चीज़ को लेके चल सकता हूँ। इसी तरह हायर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन भी हैं, बट अगेन 16 क्वाम तक आपको बनानी आनी चाहिए। और 32 क्वाम को देखो तो ये आपके पास 32 क्वाम है। इसमें एक और चीज़ आप देख लें, वो चीज़ ये है कि आपको एटलीस्ट 8 क्वाम की ग्रे कोडेड कॉन्स्टलेशन बनानी आनी चाहिए। तो जिस तरह 8 PSK में था ग्रे कोडेड, आपको 8 क्वाम की ग्रे कोडेड कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनानी आनी चाहिए। आई डू नॉट एक्सपेक्टेड फॉर 16 क्वाम, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन 8 क्वाम के लिए ग्रे कोडेड कॉन्स्टलेशन डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। तो ये थी बेसिकली डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। बट वन लास्ट पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, इनमें से कौन सी कॉन्स्टलेशन जनरली यूज़ की जाती है। तो जनरली जो ASK और PSK हमने जो बाइनरी लेवल की देखी तो वो बहुत रेयरली यूज़ की जाती है प्रैक्टिकल सिस्टम में। प्रैक्टिकल सिस्टम्स में सबसे ज़्यादा PSK या क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ की जाती है, और वो भी स्मॉलर वर्जन नहीं है। जैसे ये 8 PSK, लेट्स सपोज 32 PSK या 64, मतलब
64 PS के भी कोई नॉर्मल सिस्टम होगा तो उसमें 64 होगा, वरना इससे भी हायर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन बेसिकली यूज़ की जाती हैं प्रैक्टिकल सिस्टम में। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है। यूज़ लेट सपोज मतलब कई सिस्टम में 256 को एम भी यूज़ हो रही है, 512 को एम यूज़ होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो जो प्रैक्टिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो क्वाम और PS के दो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, और उनमें भी हायर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन है। अब अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम हायर ऑर्डर कॉन्स्टलेशन पे जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम चांसेस ऑफ एरर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब चांसेस ऑफ एरर इंक्रीज़ होंगे तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई ना कोई टेक्निक ऐसी या कोई ना कोई तरीका ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं जो एरर आएगा उसको रिड्यूस कर सकूं। तो जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया था, यहाँ पे भी हम बेसिकली करेंगे ये कि चैनल कोडिंग और इस तरह की और एडवांस टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जो टेक्निक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर एरर करेक्शन।